हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस हिंदी माध्यम। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस। और जनरल साइंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर लिया था एटम्स, रेडियो एक्टिविटी और मेटल्स। अब अभी हम कल से क्वेश्चंस इसके देखना स्टार्ट किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग एक 20 मिनट का वीडियो देख चुके हैं, 4 से 5 क्वेश्चन उसमें हमने कंसेप्ट देखे, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर देखा था, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा था। तो इस तरीके से अब देख लेते हैं हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। भौतिक परिवर्तन का इसमें एग्जाम्पल क्या है ना। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए, नया पदार्थ बनने के आधार पर, नया पदार्थ बनने के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फिजिकल और एक होता है केमिकल, भौतिक रासायनिक। इसमें जब कोई नया पदार्थ बनता है तो इसमें ये देखते हैं हम कि जो नया पदार्थ बनता है फिजिकल में, है ना, इसमें जो है उस नए पदार्थ के बनने को हम रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल में नया पदार्थ रिवर्स नहीं होता है ना, ये स्थायी होता है। यहाँ पे क्या होता है? अस्थायी होता है, अस्थायी होता है ना। जिन पदार्थों से मिलके वो बना होता है उनकी पहचान रहती है, फिजिकल में पहचान रहती है, और इसमें वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। तो आपने देखा कि भौतिक वाले में एक नया पदार्थ नहीं बना, और बना भी तो वो रिवर्स हो गया या फिर अस्थाई बना। इसमें क्या है, जो जिनसे वो बना होता है कंपोनेंट से, उनकी अपनी पहचान रहती है। केमिकल में क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है और वो स्थायी होता है और वो रिवर्सेबल नहीं होता, रिवर्सेबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल भौतिक परिवर्तन में आप ये देखिए कि जैसे ये है आपका जल। जल से आपने क्या किया? इसको हीट किया, इससे क्या बन गए? जल वाष्प। जल वाष्प बने। अब जल वाष्प का आपने संघनन कर लिया, फिर से आपको क्या मिल जाएगा? जल, है ना। तो ये इस एग्जांपल से आप देखिए कि ये जल था, यहाँ आपने हीट किया, जल वाष्प बन गया, फिर आपने संघनन किया तो क्या बन गया? जल बन गया। और वहीं पे आप इसे देख लीजिए कि कोई आपने सपोज करिए कागज है, कागज में आपने क्या की? आग लगा दी। अभी क्या हो गया? ये जल के क्या बनाएगा? सीओ बनाएगा, CO2 बनाएगा, है ना। और इसके रेमिनेंट्स बन के क्या बन जाएंगे? राख बन जाएंगे। तो क्या राख से फिर से कागज बन सकता है? ये तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, सीओ एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इस तरीके से फिर से हमको ये रिवर्सिबल नहीं होता। फिर से केमिकल परिवर्तन में जो बने हुए पदार्थ होते हैं वो फिर से हम उनको उनके कंपोनेंट में वापस नहीं ला सकते। तो ये बेसिक से डिफरेंस होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इन्हीं कंसेप्ट के आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है, हवा में सोडियम का जल उठना। आप जानते हैं कि सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, तत्व है, और वो जब हवा में लाया जाता है तो वो जल उठता है। और जब वो जल जाएगा तो इट कैन नॉट बी अगेन चेंज इनटू सोडियम। तो ये कैसा हुआ? ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, है ना। ऐसे ही हवा में चांदी का काला, हवा में चांदी का काला होना। हवा में चांदी का काला होने से क्या तात्पर्य है? आपने एक पढ़ा होगा संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण में क्या होता है कि कोई भी धातु होती है ना, धातु पे जब कभी भी नमी या कहिए वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो इस पे कुछ जो है पदार्थ जम जाते हैं।
उसी को क्या कहते हैं हम? जंग लगना, जैसे लोहे में, है ना। ऐसे ही चांदी का काला पड़ना, है ना, लोहे पे जंग लगना, कॉपर पे ग्रीन कलर का पदार्थ जमा होना, ये किसके एग्जाम्पल है? आपके कोरोजन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कोरोजन क्या हो गया? वायु या नमी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी पदार्थ पे जमना, और ये फिर से अगेन इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये क्या होता है? ये भी एक किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का। अब ये क्या है? दूध से दही बनना। आप जानते हैं ये है मिल्क, और मिल्क जो है बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में दही बनता है। क्या आप दही को फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं। तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब पानी में चीनी का विलयन। अब कोई पानी है और उसमें आप चीनी डालते जाइए, और फिर जब इस पानी को आप वाष्प बना दीजिए, तो आपको क्या होगा? ये चीनी फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें ये कंपोनेंट्स को आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पानी में चीनी का विलयन कैसा हुआ? भौतिक परिवर्तन। तो आई थिंक ये आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ठीक से समझ में आ गए होंगे। इन्हीं से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगह पर पानी में उबाल आएगा। ऊंचाई की जगह पे हम जाते हैं, देखिए जब भी हम हाइट पे जाएंगे तो दो परिवर्तन होते हैं। हाइट पे जाने पे एक तो दाब कम होता है, दाब में कमी आती है, और नॉर्मली जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो तापमान में भी कमी ही आती है ना। अगर स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और उसकी बात ना करें हम लोग, जिसमें वैसे नॉर्मली यही होता है कि जैसे जैसे हम 132-33 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाता है। तो जब दाब कम होगा, और किसी भी पानी का उबलना क्या है? पानी का उबलना क्या है? कि जब भी इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, इसके क्वथनांक से ज्यादा इसको तापमान दिया जाएगा, तो ये बॉयल करने लगेगा। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर मैदानी इलाके में जब दाब 1 पास्कल होता है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का। लेकिन जब दाब कम हो गया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम हो जाता है। वो कम होके क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। तो अब क्या होगा? पानी कहिए 98 डिग्री पे, कहिए 90 जैसे आप हाइट पे गए, जैसा वहां पे प्रेशर था, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी को देख लेते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी में उबाल आएगा। 100 डिग्री से अधिक नहीं, 100 डिग्री से अधिक पे नहीं, 100 डिग्री से पहले। यस, ये सही है, क्योंकि ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है, अतः उबाल नहीं आएगा। नहीं, उबाल तो आएगा ही, है ना। इसमें से कोई नहीं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 100 डिग्री से पहले। अब इस क्वेश्चन इसमें ये देखते हैं 100 डिग्री से अधिक कब होगा। देखिए, जब भी किसी विलयन में, जब अगर पानी का विलयन है और इसमें कोई भी हम इम्प्योरिटी या कोई भी सॉल्यूट मिला देंगे, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि जो सॉल्यूट होता है वो जल वाष्प बनने की दर को कम कर देता है। जब जल वाष्प बनने की दर कम हो जाएगी, तो क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीज कर जाएगा। तो जब भी आप कोई भी इम्प्योरिटी मिलाएंगे, तो क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा? इसमें देख लीजिएगा, अशुद्धि जब मिलाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने अशुद्धि मिला दी तो क्या होगा। तो अशुद्धि वाले में तो बढ़ जाएगा, कंसेप्ट उसका यही है। और पहले कब आ जाएगा? जब आप दाब कम कर देंगे, दाब को कम कर देंगे, है ना। दाब कब कम होगा? जब प्रेशर पे, ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। अब यहीं पे ऊंचाई वाले पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊंचाई पे खाना देर में क्यों पकता है।
देर में क्यों पकता है? तो उसका रीजन यही है ना कि वहां पे क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, बॉयल वहां पहले ही हो गई चीजें, पकी है नहीं, है ना, तो वो क्या होगा, अनकुक्ड रह जाएगा, अनकुक्ड हो जाएगा, है ना, इसलिए वहां पे हमें देर तक उसको पकाना पड़ता है या कुकर में पकाना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला ऊंचाई वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी विलय और विलयन का क्वेश्चन है कि अगर 100 ग्राम चीनी है, उसको आधा लीटर पानी में मिला के एक असंतृप्त, देखिए ये देखिएगा, असंतृप्त होता है अनसैचुरेटेड, यानी कि इसमें असंतृप्त और संतृप्त दो तरह के विलयन होते हैं। देखिए तीन चीजें होती हैं, एक होता है विलयन यानी कि सॉल्यूशन, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो जो ठोस होता है, या ठोस कहिए, लिक्विड कहिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो जो जो जिस पदार्थ में जो मिलाया जाता है ना, जो मिलाया जाता है और जिसमें मिलाया जाता है ना, वो सॉल्वेंट होता है, जिसमें मिलाया जाता है। अब ये मिलके क्या बनाते हैं, ये सॉल्यूशन बना लेते हैं, है ना? तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, है ना। संतृप्त का मतलब ये हो गया कि इसमें सॉल्यूट की मात्रा अब नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी, अगर सारी कंडीशन सेम है। अगर क्या क्या कि आप इसको गर्म नहीं करें, तापमान न बढ़ाएं, इसका दबाव इस पर न बनाएं, नॉर्मल कंडीशंस में संतृप्त विलयन जब होगा, जब इसमें सॉल्यूट की मात्रा अब नहीं मिलेगी। असंतृप्त कब होगा, कि इसमें सॉल्यूट अभी मिल जाएगा, सॉल्यूट अभी मिल जाएगा। एक संतृप्त विलयन भी असंतृप्त हो जाएगा अगर उसको हम गर्म करेंगे, है ना, हीट करने पे तो इसमें और भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है नॉर्मल की। तो सॉल्यूट भी मात्रा अब नहीं मिलेगी, ये गर्म करने पे या दबाव को छोड़कर, ठीक है। असंतृप्त में सॉल्यूट अभी मिल जाएगा, है ना, सॉल्यूट अभी मिल जाएगा। तो यही असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है, यानी कि इसमें भी चीनी और मिला सकते हैं। इसमें कौन सी भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान मास होता है भाई। जब 100 ग्राम मास आप 100 ग्राम किसी में मिला रहे हो, आधा 500 ml में, तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान तो उसका बढ़ेगा ही। घनत्व, अगर किसी पानी का घनत्व होता है, उसमें अगर अधिक घनत्व की चीज मिला रहे हो तो घनत्व में भी चेंजेस आएंगे। ऐसे ही कंसंट्रेशन, सांद्रता, चीनी और पानी, आप खुद सोचिए कि चीनी और पानी मिलाएंगे तो उसका वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। एक चीज क्या है कि जब तक वो संतृप्त नहीं होगा, जब तक संतृप्त संतृप्त नहीं होगा, तब तक उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। क्या नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, है ना, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। और घनत्व तो आप पता है ना क्या बोलते हैं, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास, जब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मास बढ़ रहा है इसका, द्रव्यमान, तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो डेंसिटी इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए ये भी, इसमें भी एक कंसेप्ट है, इसमें आप देख लीजिए कि ये कोई ठोस है ना। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, तापमान देते हैं, तो क्या होता है, नॉर्मल अवस्था में द्रव बनता है, और फिर द्रव को और करते हैं तो क्या बनता है, गैस बनता है, नो डाउट, ये तो ठीक है। अब जो ये ठोस से द्रव बना है, इसको क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग या पिघलना। और ये द्रव से जो गैस बना है, इसको क्या बोलेंगे, एवोपरेशन, या क्या बोलेंगे इसको, वाष्पीकरण। वाष्प का बनना, गैस इज वाष्प, पानी के संदर्भ में अगर बात कर रहे हैं तो। इसी तरीके से ठोस का होता क्या है कि कभी कभी सीधे द्रव वाली जो स्टेज होती है वो बाईपास हो जाती है, और ये ठोस से सीधे गैस बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, या इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना। और अगर द्रव का ठोस बनता है, जैसे आपका लिक्विड है वाटर, और इसको आपको बर्फ की जो है ठोस बनाना है, सॉलिड बनानी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिमीकरण।
और गैस को ये क्या हो जाता है, संघनन। आपने देखा होगा ये गिलास रखा है कांच का, यहाँ वाटर वेपर्स हैं, ये क्या है, वाटर वेपर्स हैं, और यहाँ टेम्परेचर या इसका जो टेम्परेचर है वो कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी दीवारों पे आके पानी की बूंदें संघनित हो जाती है ना। तो ये इसमें क्या हो गया, अब इसका देख लेते हैं इसको, बाष्पीकरण। एक ठोस कपूर से पूछ रहा है, तो ठोस से सीधा वाष्प बन रहा है, गैस बन रहा है, तो क्या होगा, ये ऊर्ध्वपतन। इसका देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो आप नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की जो बॉल होती है ना, नेफ्थलीन बॉल आप घरों में कपड़ों में लगाते हैं, और आप छोटी छोटी बॉल्स उनको कपड़ों के बीच में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, टिक एंड माउथ मॉथ्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो दूर रहे कपड़ों से। तो आप कुछ दिनों बाद जब उनको निकालते हैं तो वहां आपको क्या मिलता है, नथिंग। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही ये कपूर इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल है एक अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, लेबोरेटरीज में तो और सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आर्सेनिक होता है, सोडियम आयोडीन होता है। सोडियम आयोडीन, सॉलिड आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आर्सेनिक भी सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको पर्टिकुलर किसी चीज पे हीट किया जाता है। जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक होता है हमारा पर्टिकुलर, अगर हीट पे लगभग इसको जो है 600 डिग्री के आसपास अगर आपको हीट करेंगे लैब में, तो ये सीधे गैस बन जाता है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये आपका ऊर्ध्वपात है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक मैंने अभी पीछे बताया था, कम हो जाता है। क्वथनांक कम नहीं होगा, ये तो दवा वाला दाब जहां ऊंचाई वाला सीन हो गया, ये तो ये ऊंचाई पहले कम फिर बढ़ता है, नहीं बढ़ जाता है। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी तत्व के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की परमाणु संख्या व द्रव्यमान क्या होगा। गुड। देखिए, जब मैंने अपनी पहली क्लास ली थी आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो कोई भी तत्व होता है इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियस होता है, इसमें जो है न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करते हैं, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल होता है, जिसमें कम ऊर्जा जिस ऑर्बिट में होती है उसमें पहले होता है ना। तो इसमें 2n² का रूल लगता है कि यानी जो पहली ऑर्बिट होगी, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। पहली ऑर्बिट होगी तो 2, दूसरी ऑर्बिट होगी तो 8, तीसरी ऑर्बिट होगी तो 18। इस तरीके से ये जो है इसमें भरते चले जाते हैं। तो अब इसमें जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, आपके मास के बराबर होते हैं। तो यही हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2। देख लीजिए, इसमें कोई 2 ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से हमको यहाँ कोई मतलब नहीं है। 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर किसका हो जाएगा, 2, और मास नंबर कितना हो जाएगा इसका, 4। राइट, तो 2 और 4, आंसर शुड बी डी। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न के रासायनिक परिवर्तन हम लोग देख ही चुके हैं पहले। NaCl का क्रिस्टलन, भाई NaCl का क्रिस्टलन, अगर आप NaCl का क्रिस्टल करते हो फिर उसको कंडेंसेट करते हो तो NaCl फिर से प्राप्त हो जाता है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है ना। बर्फ का गलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगर उसको फिर से आप फ्रोस्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फिर से बर्फ मिल जाएगी, तो ये भी भौतिक है। दूध का फटना, मैंने अभी बताया था कि दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो नहीं होते, तो इसमें क्या होगा, केवल 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये आप पढ़ ही चुके हो आप इसको ठीक से। संचारण, संचारण भी मैंने भी आपको बता दिया था। कोरोजन, कोरोजन वही किसी कोई भी धातु होती है, कोई भी धातु होती है और वो अगर नमी
वाटर प्लस ऑक्सीजन के उसमें आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि उसपे कुछ पदार्थ जम जाते हैं, और उस पदार्थ को जो है क्या कहते हैं, धातु संक्षारण, है ना। जैसे आयरन में क्या होता है, एक भूरे कलर की लेयर जमा हो जाती है, उसको बोलते हैं जंग लगना, या रोस्टिंग और सॉरी रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। ऐसे ही कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, और इसी तरीके से सिल्वर ऑर्नामेंट होते हैं, उसमें ब्लैक कलर की वो आ जाती है, तो ये क्या होती है, रस्टिंग। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इसमें आयरन, इसमें बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें देखिए जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, जिंक की लेयर, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, और हिंदी में उसको क्या बोल देंगे, या तो गैल्वेनाइजेशन या फिर यशुद्धीकरण, यशद, है ना, यशुद्धीकरण बोल देंगे। और अब होगा क्या कि इसमें सपोज करिए आयरन है ना, आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर के कांटेक्ट में आया, तो ये क्या बना लेगा, आयरन का ऑक्साइड बना लेगा, Fe2O3 प्लस वाटर। तो इसमें ऑक्सीजन और वाटर का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, तो इसका वेट क्या हो जाता है, बाहर बढ़ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है क्या जंग लगे हुए का क्या होता है, तो नॉर्मली हमारे उसमें क्या आता है कि वो सड़ जाता है, छिटक छिटक के दूर गिर जाता है, तो वो हल्का हो जाता होगा, लेकिन नहीं, उसमें क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन के कारण, रस्टिंग ऑफ आयरन के कारण वेट इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है, वेट इंक्रीज कर जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका हो गया संक्षारण। मोती की संरचना यानी कि रासायनिक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, प्लस क्या बताया था, कांचियोलिन प्रोटीन होती है ना, प्लस क्या होता है, वाटर होता है। तो देख लेते हैं इसमें, CaCl2 नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, नहीं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद निकालना किस तत्व के केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है, हम लोग बात कर चुके हैं कई बार कि सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि इनके बाहरी उसमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनमें धातुओं की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है, जैसे 2881 होता है सोडियम में। इसलिए क्या होता है कि सोडियम एंड पोटेशियम को एयर से बचाने के लिए, एयर से बचाने के लिए किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। तो आंसर आपका हो जाएगा सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, तो देखिए ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं। एल्युमिनियम स्वतंत्र नहीं, ये ओर्स के रूप में मिलता है। इनको हम बोलते हैं इनर्ट मटेरियल, इनर्ट मटेरियल, आयरन, सिल्वर, तो ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप में मिलते हैं। क्रोमियम, जिंक, ये सब क्या होते हैं, ये इनके ओर्स मिलते हैं, ओर्स से हम लोग इसको निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, है ना। तो ये आयरन, इसमें क्या हो जाएगा, ये गोल्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए आज मैं आपको एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी बना देता हूँ, बताता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप इसे भूलेंगे नहीं, कंफ्यूजन जो होता है ना वो नहीं करेंगे कभी। देखिए एक होता है जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम, जिप्सम जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है पेरिस में, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है COSO4 2H2, ठीक है। अब जब जिप्सम को जब हीट किया जाता है ना, तो क्या होता है कि इसका जो, जब हीट करेंगे तो इसका पानी क्या होगा, पानी इसका उड़ जाएगा, और जब पानी उड़ेगा तो ये बना लेता है CaSO4, हाफ मॉलिक्यूल बचता है इसमें, है ना। तो इसको चूंकि ये किससे बना है, जिप्सम से बना है, और जिप्सम कहाँ पाया जाता है, पेरिस में।
तो ऐसा माना जाता है कि जो पेरिस का प्लास्टर है, पेरिस से जो बनने वाला प्लास्टर, जो मतलब जो ऐसा प्लास्टर जो पेरिस में पाई जाने वाली चीज से बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। और जिप्सम से कैसे मिलेगा? जब उसको हीट करेंगे, तो हीट करने पे कोई भी चीज क्या होगी? कम हो जाएगी उसका पानी। तो देखो, कंफ्यूजन इसमें ये होता है कि हम लोग को ये याद नहीं रहता है कि जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो चूंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस हीट करने के बाद, जिप्सम को हीट करने के बाद मिल रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पानी कम होगा। तो इसको आप हमेशा याद रख पाएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी कम होगा, यानी हेमी हाइड्रेट होगा, आधा पानी होगा, और इसमें दो पानी होंगे। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? जिप्सम, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद मोनाजाइट, आपको पता है कि केरल के जो तट हैं, इन पे क्या मिलता है? मोनाजाइट, है ना। मोनाजाइट रेत, और मोनाजाइट रेत किसका? थोरियम का अयस्क है। इससे क्या निकाला जाता है? थोरियम। जिंक का क्या वो होता है? जिंक का क्या, जिंक का किससे प्राप्त होती है? जिंक प्राप्त होती है आपकी जिंक ब्लेंडे और कैलामाइन। जिंक जेडन CO3 और जिंक ब्लेंड क्या होता है? सॉरी। तो ये याद रखिए। आयरन, आयरन आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। आयरन के ओर्स क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना। और क्या होता है? सीडेराइट। और क्या होता है? लिमोनाइट। और क्या होता है? आयरन पायराइट। ये क्या है? ये आयरन के ओर्स है। जिरकोनियम, जिरकोनियम का क्या ओर है? जिरकोनियम आपको प्राप्त होता है जिरकोना से। ये सिलिकॉन है, बालू है, जिरकोनियम। तो ये होता है जिरकोना से प्राप्त होता है, जिरकोना। जिरकोना क्या होता है? ZrSiO4, ये जिरकोना। तो इसमें मोनाजाइट किसका हो गया? थोरियम, है ना। उसके बाद निम्न कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? देखिए उसमें पूछ रहा है बहुत अच्छा, ये थोड़ा सा यूपीपीसीएस में इस तरीके से पूछ लेते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए, चालक तो पानी भी होता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में तो ये भी होंगे, नॉर्मली कुचालक होंगे। लेकिन अब चूंकि पारा है, और पारा क्या है? मैंने बताया था आपको, धातु। धातु क्या होती है? कुचालक, सिंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लोहा। मैंने बताया ही आपको, लोहा किससे प्राप्त होता है? हेमाटाइट से। पिच ब्लेंड है, पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त होता है आपका? यूरेनियम, है ना। चूने के पत्थर से, चूने के पत्थर से क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम। हेमाटाइट अभी बताया था, आयरन। और बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट आपको मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है आपको एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के और वोर्स क्या हैं? एल्युमिनियम के और वोर्स आपके क्या हैं? एक तो बॉक्साइट हो गया, दूसरा है आपका क्रायोलाइट, है ना। और क्या हो जाता है? कोरेंडम। ऐसे ही नाम याद कर लीजिएगा, नाम पूछे जाते हैं, केमिकल फॉर्मूला कम पूछा जाएगा। और डायस्ट्रो। फिर भी अगर केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है तो देखिए, कोरेंडम ऐसे याद रखते हैं, कोरेंडम Al2O3, ठीक है। डायस्पर Al2O3 प्लस पानी का एक मॉलिक्यूल, और क्रायोलाइट में Al2O3 और पानी के दो मॉलिक्यूल, ठीक है। कोरेंडम याद रख लीजिए, क्रायोलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्साइट। बॉक्साइट पूछेगा किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का। ओके। तो लोहा इसमें कहाँ प्राप्त होता है? हेमेटाइट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक। देखिए मैंने आपको उस दिन जब धातुएं पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा चालकता या सुचालकता किस में होती है? सिल्वर में। और सबसे कम किस में बताया था? सबसे कम मैंने बताया था लेड में, है ना, शीशे में।
तो सबसे बड़ा चांदी, बॉक्साइट से अभी देख ही लिया, एल्युमिनियम सबसे अधिक, और पीठ का चादर, ये भी मैंने बताया था सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन सा होता है जिसकी चादर बनाई जाती है, तन्यता। तन्यता आपने सोने के आभूषण बनाते हुए देखा होगा कितनी पतली परत उनकी बन सकती है। तो ये सोना, और देखिए ये आई गया यहाँ पे सबसे कम सीसा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं धातुओं की, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्नेह बार, स्नेह बार से हमको क्या प्राप्त होता है? स्नेह बार से आपको प्राप्त होता है यूरेनियम, सीसा, कॉपर और पारा। स्नेह बार का फॉर्मूला क्या होता है? स्नेह बार होता है पारा का ओर, है ना। तो स्नेह बार से हमको पारा का ओर हमें क्या होता है? स्नेह बार। यूरेनियम हमें पता ही है पिच ब्लेंड से। सीसा हमको क्या मिलता है? सीसा का देख लीजिए, सीसा मिलता है हमको, इसको बोलते हैं गैलेना, है ना। एक गैलेना होता है, गैलेना नॉर्मली बोला जाता है लेड सल्फाइड, है ना। और एक इसमें आप याद रख लीजिएगा, मेनली गैलेना ही पूछा जाएगा, है ना। कॉपर, कॉपर में दो याद रख लीजिएगा, क्यूपेराइट, क्यूपेराइट और एज्यूराइट, क्यूपेराइट और एज्यूराइट, है ना। ऐसे ही नाम याद रख लीजिएगा, क्यूपेराइट और एज्यूराइट, ठीक है। तो सिनेबार किसका हो गया? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, सुमेलित कीजिए हीरा, संगमरमर, बालू, माणिक्य। देखिए माणिक्य मैं आपको बता चुका था, माणिक्य में क्या होता है? माणिक्य होता है Al2O3, है ना। और इसका लाल रंग क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था, लाल रंग होता है इसमें क्रोमियम का ऑक्साइड होता है इसलिए, है ना। लाल रंग, इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम का भी ऑक्साइड होता है इसलिए, लेकिन मेनली क्या होता है? एल्युमिनियम। बालू, बालू सिलिका होती है तो सिलिकॉन, ये भी ठीक है। संगमरमर, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हीरा, हीरा देखिए क्या होता है, हीरा हमारी कार्बन होता है, उसका एलोट्रॉप होता है, अपर रूप होता है। कार्बन के अपर रूप होते हैं, जिसमें क्या है, एक तो ग्रेफाइट, एक है डायमंड, है ना। और उसके बाद फ्लोरीन वगैरह भी आ गया है, फ्लोरीन। तो मेनली क्या है? ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो डायमंड क्या है? कार्बन, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत होता है। हम लोग इस क्वेश्चन को कल कर चुके थे। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। अब इसको, इसमें सिल्वर नहीं होता, तो ये पहले ही हम बता चुके थे इसमें सिल्वर नहीं होता है। इसको, इसका दूसरा नाम और क्या होता है? निकेल सिल्वर भी होता है, ठीक है। तो 0% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है। तो ये याद रख लीजिएगा, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है। स्ट्रेंथ देता है इसमें क्रोमियम। तो आंसर आपका हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें आयरन, निकेल एंड क्रोमियम। एक्वारेजिया, ये मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था। एक्वारेजिया क्या होता है? देखिए इसको बोलते हैं, इसको जो हमारे गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, सोनार, है ना, वो इसको सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको साफ करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें अगर थोड़ा सावधानी से करते हैं, नहीं तो कंसंट्रेशन वगैरह का, नहीं तो इसमें ये गल भी जाता है ना। क्या हो जाता है इसमें? गल भी जाता है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि इसमें HCl होता है और HNO3 होता है, और HCl के इसमें 3 होते हैं, HNO3 का 1 होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एक्वारेजिया का। अब ये इसमें ये है C, तो इसको आप याद कर लीजिएगा एज इट इज, एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सोडियम, सोडियम, इसको देख लेते हैं। सोडियम है, पारा है, चांदी है, लेड है। और नॉर्मली हम सबके बारे में जानते हैं। इधर पढ़ लेते हैं, विद्युत का अच्छा सुचालक। विद्युत का अच्छा सुचालक क्या हो गया? चांदी। सबसे अच्छा अगर देखें तो कमरे के ताप पर द्रव, देखिए धातु
नॉर्मली क्या होती हैं, कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। दो उसमें एक्सेप्शंस हैं, मरकरी एंड गैलेनियम, है ना। तो इसमें मरकरी हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव, चांदी ये हो गया, लेड, लेड कुचालक होता है, बताया था मैंने आपको, और चाकू से आसानी है, ये बहुत मुलायम होता है, मुलायम होता है। नॉर्मली चाकू से धातु कटती नहीं है, लेकिन सोडियम पोटेशियम कट जाते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा ए का फोर ये हो गया इन दोनों में, पारा का दो, दो तो इसमें है फिर, अगर हमें पारा भी पता है तो हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये मैंने आपको देखिए बताया था, नीला थोता, इयोसिन, सिल्वर आयोडाइड और जिंक फॉस्फेट। नीला थोता मैंने आपको बताया था CuSO4, और क्या बताया था, पेंटाहाइड्रेट होता है 5H2, ये होता है नीला थोता, है ना। तो नीला थोता, और इसको किस में यूज करते हैं हम लोग, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स में, जो खरपतवार हो जाते हैं ना। तो ये नीला थोता का क्या हो जाएगा, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, कवकनाशी। इयोसिन, इयोसिन क्या होता है ना, ये एक इयोसिन होती है एक डाई, है ना। इससे क्या मिलता है हमको, रेड कलर, वो लाल स्याही इयोसिन हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड मैंने आपको बताया था, कृत्रिम वर्षा। मैंने आपको बहुत सारे आयोडाइड्स बताए थे, सिल्वर के काफी चीजें बताई थी उसमें, क्या क्या होता है, किससे होता है, तो उसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। और ये है आपका एक वीडियो, आप देख लीजिए, मैं फिर से अभी बता दूंगा आपको। एक जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड हमने बताया था कि ये चूहे के विष में जो होता है, चूहे के विष में। तो ये रोडेंटिसाइड, रोडेंट्स किसको बोलते हैं, रोडेंट्स बोलते हैं चूहों को, जो दांतों को कटर कटर करके, जो चूहा है, गिलहरी है, तो ये रोडेंटिसाइड्स है। तो ये आपका क्या हो गया, ए का टू सारे हैं, इयोसिन लाल स्याही तीन, ये और ये, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा फर्स्ट, ये और ये आ गया, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। और बाकी जिंक फॉस्फेट तो ये फोर हो ही गया। तो मैं आपको बता रहा था कि सिल्वर के कुछ चीजें हैं, देखिए, कृत्रिम वर्षा, इसको फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। कृत्रिम वर्षा के लिए आपका यूज होता है सिल्वर आयोडाइड, है ना? क्या यूज होगा, सिल्वर आयोडाइड, है ना, कृत्रिम वर्षा। उसके बाद आपका जो मतदान वाली, क्योंकि मैंने वहां आपको ये भी कहा था कि यूपी में इलेक्शन चल रहा है इस समय, तो मतदान की जो स्याही होती है उसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। और एक और मैंने आपको बताया था कि फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है उसमें किसका यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो ये क्या हो गया, AgBr, है ना। तो अब मतदान वाली स्याही कांच की बोतलों में रखी जाती है, कांच की बोतल में, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है, सूर्य के प्रकाश में, है ना? तो ये आपका फ्रेंड्स क्वेश्चंस हो गए। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मेटल से रिलेटेड थे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप लोग इनको लगाइए, इसको देखिए, और यहाँ से आपका क्या होगा, धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्वेश्चंस। देखते रहिए, मस्त रहिए, साइंस पढ़ते रहिए। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश, थैंक यू वेरी मच।